और सरकारी सतह पर हर लेवल पर इन्होंने राब्ते किए, मुलाकात हो सके। मुलाकात का बुनियादी मकसद उनकी खैरियत दरियाफ्त करना के अलावा और उनकी ज़रूरी अशिया उनको देने के अलावा ये भी था कि जो कानूनी चाराजोई करनी है उसके लिए वकालत नामे पे उनके दस्तखत दरकार थे। नईम साहब को रसाई नहीं दी गई। इन्होंने अगले रोज़ कोशिश की, अगले रोज़ भी इनको रसाई नहीं दी गई और ये कहा गया कि पीर के रोज़ देखेंगे कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। बहरनौ आज नईम पंजौता साहब अभी अटक से लौटे हैं। जी आज अटक से अभी पहुंचे हैं मुलाकात के बाद। मुलाकात में ताख़ीर क्यों की गई? हो सकता है इसके पीछे भी हिकमत अमली हो कि जो हमने पिटिशन फाइल करनी है, अपील जो हमने करनी है, जो हुमायूं दिलावर साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उसमें ताख़ीर की जाए। जो मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूं और मैंने एक अपने वीडियो मैसेज के ज़रिए लोगों की खिदमत में पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकारी वज़रा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उनकी जो वहाँ कंडीशंस हैं बिल्कुल A1 हैं, उन्हें सब सहूलतें मुहैया हैं और कोई इशू नहीं है। ये कहा गया, ऑन द फ्लोर कहा गया। लेकिन हमें तशवीश थी और हमारी इतलात उसके बरक्स थी। अब क्योंकि नईम पंजौता साहब खुद मिलकर आए हैं और ये मतलब है चश्मदीद, और वहाँ से कहते हैं ना उनसे खुद मुलाकात के बाद जो तासुरात उनके हैं, आई विटनेस, वो मैं आज करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, पार्टी के साथ बड़ा तो है ही है, एक साबिक वज़ीर आज़म को जिन कंडीशंस में रखा गया है, बिल्कुल नामुनासिब। पाकिस्तान की तारीख में पहले भी अहम शख्सियात जेलों में जाती रही हैं और जो कंडीशंस उनको दस्तयाब थीं उनके बरक्स इमरान खान को कंडीशंस मुहैया की गई हैं। सेल है, तंग सेल है, डार्क डिंजी कंडीशंस हैं, सफाई ना होने के बराबर है और जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं वो उसी जगह हैं। अब ये वो कंडीशन है जो एक C क्लास के प्रिजनर को दी जाती है। B क्लास में, जो कि वो कह रहे हैं कि B क्लास, और मैंने खुद पढ़ा है अखबारात में, उनने कहा है, हुकूमती वज़रा ने कहा है कि नहीं, उनको B क्लास दिया गया है। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। B क्लास में एक अटैच्ड वॉशरूम होता है और उसी अहाते के अंदर एक छोटी सी दीवार के पीछे वो जो होता है ना, वो टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं होती। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अटक जेल में मैंने कुछ दिन गुजारे हैं हालिया दिनों में, और उसको कसूरी जेल कहते हैं। कसूरी जेल क्यों कहते हैं? उसकी तारीख़ है, उसकी कंडीशंस हैं जो बताती हैं। बहुत पुरानी प्री पार्टीशन जेल है और वहाँ वो बड़े, जिसे कहते हैं ना, जिनको तकलीफ़ पहुँचानी होती थी, उस किस्म के कैदियों को वहाँ पहुँचाया जाता था। इट वॉज कंसिडर्ड देन द बैक ऑफ बियॉन्ड, और वहाँ रखा गया। फिर आप देखें कि 2-2 किलोमीटर जेल से दूर पोस्ट लग गई हैं, एक नो गो एरिया बन गया।
सेक्शन 144 का निफाज कर दिया गया। क्या वजह? कोई नुक्स अमन का तो कोई इरादा ही नहीं है, ना कोई प्लान है। वकीलों ने जाना था, मुलाकात करनी थी, वकालतनामे पे दस्तखत करवाने थे और अपनी कानूनी चाराजोई करनी थी। आज कोर कमेटी में जब इन्होंने ट्वीट किया नईम ने और इनसे बात हुई तो कोर कमेटी का इजलास जारी था और मैं दीगर दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, तो कोर कमेटी ने मुझे ये कहा कि फिल फॉर इसकी मजम्मत की जाए और पार्टी की तरफ से अपनी तशवीश जो है वो रिकॉर्ड करवाई जाए। उनसे मिलना, उनकी फैमिली का मिलना, उनके वकला का मिलना, उनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप का मिलना एक फितरी अमल है। डॉक्टर का मिलना, और मुझे ये भी मालूम है कि अटक में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर की पोस्ट ही नहीं है। जब मैं अटक में था तो एक डिस्पेंसर थे, बहुत अच्छे थे। वो आते थे और मेरा ब्लड प्रेशर भी लेते थे और मेरा सारा कुछ चेक करते थे, लेकिन वो डिस्पेंसर थे, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं थे। और मुझे बताया गया था कि अगर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से डॉक्टर बुलाते हैं। तो इस किस्म की कंडीशंस में एक साबिक वज़ीर आज़म, एक पार्टी के सबसे बड़ी और मकबूल पार्टी के सरबराह को रखा गया है। इस पर हम अपनी मजम्मत भी रिकॉर्ड कराना चाहते हैं और इसको हम आला फोरम्स पर, अदलिया के फोरम्स पर हम टेकअप भी करना चाहेंगे। दूसरा नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो है इजहार तशक्कुर। मैं आज खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और पूरी कोर कमेटी ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है और एक सारे मुसर्रत भी किया है कि कल जिन हालात में वहाँ इलेक्शंस हुए और तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली, इससे बड़ी हौसला अफजाई हुई। और इमरान खान का वो कॉल और उनका वो उनकी जो एतमाद था कि चाहे मैं बाहर हूँ या जेल की सलाखों के पीछे हूँ, आवाम ने तहरीक इंसाफ पर एतमाद करना है। कल पहली ही आजमाइश में वो साबित हो गया कि पेशावर में नुमाया कामयाबी तहरीक इंसाफ के नामजद कारकुन को मिली। हवेलियां ये वो इलाका है जो मुस्लिम लीग नून का खैबर पख्तूनख्वा में किला समझा जाता है, गढ़ समझा जाता है, हार्टलैंड। वहां PMLN तीसरे नंबर पर आई और अगर जो पहले और दूसरे नंबर पे जो उम्मीदवार आए, जो दोनों PTI लिंक्ड थे, अगर आप उनके वोटों को यकजा कर लें, जो मुंतखब हुए हैं चेयरमैन, वो हमारे चेयरमैन जो एक हादसे में हलाक हुए और एक सीट खाली हुई और ज़िमनी हुआ, उनके भाई हैं। और उन्होंने बावजूद हमें बताकर, उन कंडीशंस को बताकर, उन्होंने कहा कि मेरी ज़रूरत इसकी है कि मुझे आज़ादी लड़ने दीजिए। लेकिन पार्टी ने अपने सिंबल को बरकरार रखने के लिए कैंडिडेट को खड़ा किया। और आप दोनों को जब आप जमा कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों का ट्रेंड और लोगों का जहन क्या है। अब इसको आप सामने रखें तो आपको बात समझ आ जाएगी कि जो डिलेइंग टैक्टिक्स इलेक्शंस की हैं
उनको बरूए कार क्यों लाया जा रहा है? CCI का इजलास ताखीर से क्यों बुलाया गया? जब पॉपुलेशन सेंसस के रिकॉर्ड डेटा अदाद व शुमार मई में दस्तयाब हो चुके थे, तो गवर्नमेंट को क्या रुकावट थी कि वो फौरी इजलास बुलाती और बुलाकर जो कुछ उन्होंने फैसला करना था वो कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया बावजूद। और आज बहुत से लोग समझते हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शंस में ताखीर, इलेक्शंस को डिले करना मकसूद था। अब यहां मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि बहुत सी जमातों का एक, जिसे कहते हैं ना कि एक दोहरा रवैया आपके सामने आ गया। कहा गया कि जो CCI का इजलास था और उसका जो फैसला था वो यूनानिमस था। उस यूनानिमस फैसले में आपका भला हो चीफ मिनिस्टर सिंध मौजूद थे, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। उस यूनानिमस फैसले में नवीद कंवर साहब पीपल्स पार्टी के और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मेरी इत्तला के मुताबिक मौजूद थे उस इजलास में, और वो उस फैसले को इंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन रज़ा रब्बानी साहब, जो एक बहुत अहम शख्सियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पार्टी के गालिबन, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब ये दो अमली जो है ये समझ से बाला है। इसी तरह JUI के मौलाना के साहिबजादे असद महमूद साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा है इजलास में, और तासुर ये उभरता है कि वो मुत्तफिक है। लेकिन बाहर सेनेट में सेनेटर कमरान मुर्तज़ा साहब, जिनका JUI से ताल्लुक़ है, वो अपना एहतजाज करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और सिर्फ एहतजाज नहीं करते, अपने साथियों समेत वॉकआउट करते हैं इस दो अमली पर, और सेंसस पर जो उनके एतराज़ात हैं उसको हाईलाइट करते हैं। इसी तरह PMLN, जिनके यकीनन जो लॉ नोइंग हजरात हैं उनको ये इल्म होगा कि आइन, और जब वो ऐलान कर चुके हैं कि 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, तो आर्टिकल 224 इन ऑपरेशन आ गया। आर्टिकल 224 क्या कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के आप पाबंद हो गए। और फिर CCI का फैसला क्या कह रहा है कि आपको अब आइन के मुताबिक नई डिलिमिटेशन करवानी है, और नई डिलिमिटेशन के लिए कम से कम अगर बहुत ही उजरत में की जाए तो 120 दिन दरकार होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 120 दिन दरकार होंगे। तो दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है वो तो अबूर हो गई। क्या हमारे लॉ मिनिस्ट्री के इल्म में ये नहीं था? नहीं था तो होना चाहिए था। और क्या मई में जो रिजल्ट आ चुका था वो प्रोसेस अगर मई से शुरू कर दिया जाता तो डिलिमिटेशन भी हो सकती थी, और आइन के जो तकाजे हैं 90 दिन के वो भी पूरे हो सकते थे। तो मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूं, हुकूमत की मैं इसको कोताही कहूं, दानिस्ता कोशिश कहूं, अगर बदनीयती का लफ्ज़ सख्त नहीं है तो वो कहूं, जाहिर हो रहा है और ये अवॉइड किया जा सकता था। इसी तरह बहुत से
جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے پہ جو کمپوزیشن تھی سی سی آئی کی اس پر ایک سوالیہ نشان اٹھ گیا. دو چیف منسٹرز ایسے ہیں جو نگران ہیں. کیا نگران چیف منسٹر کی ذمہ داریوں میں یہ آتا ہے؟ یہ بھی ایک موٹ پوائنٹ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وکلاء میں کوئی چیلنج کرتے ہیں. کم از کم اخباری حد تک تو جو میں نے پڑھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے اس کو غالباً چیلنج کرنے کا. پیپلز پارٹی اس پر کچھ دن پہلے تو بضد تھی کہ وہ نئی مردم شماری نہیں, وہ پرانی مردم شماری پر ہی الیکشن چاہیں گے کیونکہ ڈیلے نہیں چاہتے, وہ تاخیر نہیں چاہتے. تو آج کور کمیٹی کی یہ رائے تھی کہ تحریک انصاف کو اپنے وکلاء سے مشاورت کے بعد اس ایشو کو چیلنج کرنا چاہیے. تو یہ تین اہم نکتے تھے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. شکریہ. شاہ رخ صاحب یہ بتائیں کہ اگر عمران خان ایک سال پہلے اسمبلیاں توڑتا وہ تو بدنیتی ہوتی ہے, یہ 2 دن پہلے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ 90 دن میں پہلے بھی نہیں کرا سکے, 90 دن میں اب بھی نہیں کرائے, تو پی ڈی ایم کی خالہ کب تک خیر منائے گی؟ عرض یہ قبلہ کہ دیکھیے اسمبلی کو تحلیل کرنا تو ان کا یہ آئینی اختیار ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اسمبلیوں کی تحلیل کی تھی تو پی ڈی ایم کے بہت سے دوستوں نے اعتراض کیا تھا. کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا, چیف منسٹر پنجاب کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا, انہوں نے ایکسرسائز کیا. چیف منسٹر کے پی کے کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا جو انہوں نے ایکسرسائز کیا, پر بہت معترض ہوئے لوگ. آج وہی کچھ کیا ہے. تو آج اعتراض ہمیں دکھائی نہیں دے رہا, پر ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ 90 دن میں کرانا چاہتے ہیں, آپ کہتے تھے ٹینیور پورا ہونا چاہیے, تو 12 اگست کو ٹینیور پورا ہو رہا تھا, 12 کو کرا لیتے. آپ نے 9 کا فیصلہ کیا ہے, ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کا کرائیں, 60 دن کا کروائیں تو صحیح, کروائیں تو صحیح. انتخابات تو ہونے چاہیے. قوم انتخابات کی منتظر ہے. کیوں؟ لوگ سمجھتے ہیں اگر ملک کو ہم نے معاشی بحران سے نکالنا ہے اور اگر ملک کو ہم نے سیاسی استحکام دینا ہے تو ان دونوں صورتوں میں نئے انتخابات قوم کی ضرورت ہے, اور یہ آئینی ہے اور جمہوری تقاضا ہے. سر ایک سے آپ بتائیں, ایک ایک کر کے ان کے بعد آپ کر لیجیے. سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو, آپ چیئرمین بننے والے پاکستان تحریک انصاف کے. آپ نے خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ویڈیو بیان بھی جاری کیا, اس کی بیان جاری ہو کہ آپ احتجاجی مظاہرے کریں, لیکن کوئی باہر نہیں نکلا. اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا خان صاحب بھی؟ میں کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان تھے, عمران خان ہیں اور عمران خان رہیں گے. کیوں؟ عمران خان بانی چیئرمین ہے, عمران خان نے یہ پودا لگایا ہے. ٹھیک, مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب تو اب پارٹی کے سربراہ نہیں ہے نا, آن پیپر تو پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں. تو پھر میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں, شہباز شریف صاحب کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے 3 ناموں کی منظوری لندن سے کیوں لینی پڑتی ہے؟ سوال یہ ہے, عمران خان تو ہے نا چیئرمین, اور جس فیصلے کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے اس میں بے پناہ قانونی سکم ہیں, اور یہ ہمارے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں اور ہمارے دیگر ایکسپرٹس جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اتنے اس میں لیگل ہوپ ہولز ہیں کہ انشاءاللہ وہ سیٹ اسائڈ بھی ہو سکتا ہے اور وہ سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ وہ چیئرمین رہیں گے. نمبر 1. اور آپ کا دوسرا سوال کا دوسرا حصہ تھا احتجاج. مجھے یہ بتائیے
بحیثیت ایک پاکستانی شہری، اور آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، کہ آئین ایک شہری کو پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے نا. اگر پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے تو پھر گرفتار کیوں کیے جا رہے ہیں لوگ جب وہ پرامن ہیں؟ ایف آئی آریں کیوں کاٹی جا رہی ہیں؟ جی، دفعہ 144 کا نفاذ کیوں کیا گیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں باہر نہیں نکلے. دیکھیے یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، لیکن سوال بھی ضروری ہے اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ دو عملی ہے، اور جب یہ دو عملی آپ کریں گے تو قوم اب بہت آگے جا چکی ہے. عام شہری بہت باشعور ہے، تو وہ چیزوں کو سمجھتا ہے. بھائی جان آپ کریے. غیر انتظامیہ اگر ملاقات کی اجازت دیتے ہیں احمدی کو، تو کیا قاسم تیریان اور سلیمان اپنے پاپا سے ملنے کے لیے آئیں گے جیل میں؟ آبویسلی ان کی خواہش کس بیٹے کی نہیں ہوتی باپ کو ملنے کی. آپ ان کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یقیناً آپ کے بچے ہوں گے کہ جب باپ یا گھر کا بڑا جیل میں ہو تو سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ فیملی ہوتی ہے نا. بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں. سب سے زیادہ متاثر تو وہ لوگ ہوتی ہیں، امیجیٹ فیملی ہوتی ہے. ہم سب اس پہ سے گزرے ہیں، اس کیفیت میں سے گزرے ہیں. میں خود حالیہ اس کیفیت پہ سے گزرا ہوں. وائی ناٹ؟ جی یس میم. Mr. Qureshi, Simon Wilson from Sky News. Can you give us a few words in English about the conditions Imran Khan is being kept in and what the plan is now for the appeal against his conviction in the next few days? What I hear from Mr. Naeem Panjota, who's just met him in Attock, the conditions are deplorable. He is being kept in a cell which is 9 by 11. The hygienic conditions are terrible. There are no separate toilet facilities. The room is dark and dingy, and the basic rights that even a ordinary prisoner under the prison rules can access, he's been deprived of. I'm sure he's not been given newspapers, whereas if he was in B class, he was entitled to that. When I was in Adiala jail, I learnt that ordinary prisoners who were in barracks, they had television facilities. I am sure he has no such facility. I'm not even sure if he has reading material. I do believe that he has, he has the Holy Quran and he's, reading that and he prays. Nafafil bhi padhte hain. But the conditions are not good at all. On the issue of the legal process, we've got the power of attorney signed. The petition will be filed tomorrow, and hopefully we feel that there are such lacunas and loopholes that he should get relief. That's what the legal experts feel. What's the grounds of your appeal and how is the experience? It's a very defective order. Full of contradictions. ایک منٹ جی، سوال بعد میں ہوں گے. ایک دو چیزیں میں ایڈ کر دوں تاکہ پھر ایک ہی دفعہ آپ سے پھر بات چیت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک سوال یہ ہوا تھا